गवर्नेंस का पहला टॉपिक आज स्टार्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट कल सिलेबस लिखवाया गया था, उसके अंदर 12 से 13 चैप्टर लिखवाए गए। उसके बाद इसके अंदर 2 या 3 चैप्टर और बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक, जो तुम्हें सिलेबस लिखवाया गया उसके अंदर 2 से 3 चैप्टर इंक्रीज किए जा सकते हैं, मेरा मूड बदला तो। समझ में आया? लेकिन आज हम पढ़ने वाले सुशासन कैसे कहते हैं। कौन सा शासन? पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। समझ में आया? क्या कहा? पहले समझाऊंगा, उसके बाद सुनूंगा, फिर लिखवाऊंगा। तीनों पत्ती प्रणाली समझ में आई? ठीक। सबसे पहले खास बात कि सुशासन, सुशासन का अर्थ क्या होगा? सु का मतलब सुंदर। सु का मतलब क्या हो? सुंदर। और जो सुंदर है ना, इसका मतलब होगा अच्छा। अच्छा, सु का मतलब सुंदर, और सुंदर का मतलब अच्छा। और अच्छा को ना इंग्लिश में गुड कहते हैं। गुड, यस, इसे तो बोलते हैं इंग्लिश में गुड गवर्नेंस। ये तो कहते हैं गुड गवर्नेंस। आया समझ? गुड की उत्पत्ति हुई किससे? गार्ड से, GAURD, गार्ड। और इसका दूसरी भाषा में से क्या कहते हैं? दूसरी भाषा में राम राज्य, राम राज्य। और जो महात्मा गांधी है, जब तुम गांधीयन फिलोसॉफी पढ़ोगे तो गांधीयन फिलोसॉफी के अंदर वे ना राम राज्य की बात करते हैं। राज्य का ना वे हनन करते हैं कि कहते हैं राज्य ना, जो ये राज्य होता ये ना व्यक्ति का, ये जो राज्य होता है, जो गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं। महात्मा गांधी के जब दर्शन पढ़ने पे पता लगता कि वे ना राज्य पर हमेशा राज्य को नकारात्मक अवधारणा बताते हैं। ये कहते हैं राज्य को पूरी तरह खत्म कर दे। गांधीयन थॉट्स पढ़ने के बाद ये तुम्हें आभास होगा कि गांधी ना जो राज्य की जबरदस्त मात्रा में आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य को तो खत्म कर देना चाहिए, पुलिस, न्याय, शासन, प्रशासन सब खत्म कर दो, अंतरात्मा बदलाव करो मनुष्य की। ये कह रहे तुम ये पुलिस, कानून, ये कानून भी नहीं होना चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या हो? इंसान ना नैतिकता से काम करना चाहिए। यानी गांधी ने सबको अपने जैसा मानते हैं। फिर यहाँ इस बात में गांधी जी की आलोचना भी होती है। आया समझ? मैंने कहा गांधी जी को समझने के लिए पहले गांधी जी के जैसा बनना पड़ता। उस अगर तुम किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो ना तो पहले उसके जैसा बनना पड़ता। ऐसे मनुष्य पृथ्वी में बार बार आते नहीं। आया समझ? अब देखो चर्चिल ने गांधी जी पे क्या कमेंट करा था। चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? यूं कहा था कि तुम ना अर्धनग्न फकीर हो। उनके कपड़ों पर कमेंट करा था। और वही कपड़े भारत के अंदर ना, तो किसी चीज को देखने के 2 नजरिए हो सके। वेस्टर्न कल्चर वालों के लिए वो अर्धनग्न फकीर थे और भारत के लिए ना वे एक महामहिम थे, महामहिम। दोनों का देखने नजरिया अलग अलग। तुम्हारी नजरों में वेस्टर्न जो कल्चर होगा, उनके कपड़े तुम देखते हो वहां की लड़कियों को शॉर्ट्स पहनती है कि नहीं पहनती है? सुनो, ऐसे समझो। तो तुम्हारा देखने का नजरिया उन्हें अलग होगा। लेकिन अगर तुम्हें देखेंगे ना तो तुम्हें देख आंटी जी बतागी मैं, उनका देखने का नजरिया अलग होगा। अगर तुम अब उधर की तरह से देखोगे तो तुम्हारे लिए वो बैड होगा। अगर उधर की तरह से मैं तुम्हें देखोगे तो उनके लिए वो बैड होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा कल्चर गुड होगा, उनके लिए उनका कल्चर गुड होगा। तुम्हारे लिए उनका कल्चर बैड होगा, उनके लिए तुम्हारा कल्चर बैड होगा। यस और नो? ऐसा समझो। यानी गुड और बैड क्या हो, इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इसे ना कैन नॉट बी डिफाइन, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता आजकल। निर्भर करता कि देखने का नजरिया कैसा और कहां से देख रहे हो तुम, कौन से पद और स्थिति के अनुसार देख रहे हो। यस और नो? ठीक, तो राम राज्य की बात करते हैं। आज हम गुड गवर्नेंस और इसकी तमीज से बात करेंगे, अच्छी तरह के तो होश में बात करने वाले हैं। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें बताया भी था कि जो था ना हमारा जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक देखो ये हमारा वर्ल्ड बैंक था। तुम जानते हो वर्ष 1990 के आसपास, वर्ष 1991, 24 जुलाई 1991, जानते हो? 24 जुलाई 1991, ये डेट दुनिया में बहुत फेमस डेट है, याद रखना। ठीक, भारत के अंदर इस दिन ना, इस डेट को आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम शुरू हुए थे। आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम मतलब LPG रिफॉर्म हुए। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। यस और नो? तो ये वही डेट है 24 जुलाई 1991। आया समझ में? 24 जुलाई 1991 भारत के अंदर आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम, ये LPG रिफॉर्म, ये अलग अलग प्रकार के नाम से जानते हैं। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, अनेक प्रकार के नाम से हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो शासन था, अगर आज के समय में तुम यहां खड़े होकर देखते हो तो उस समय का जो शासन था वो बैड शासन था। और आज के समय में तुम देखते हो, आज का शासन, वर्तमान समय में तुम गुड शासन पाते हो। उस समय की सरकार के समय से तुम पूछोगे उनके लिए वो गुड रहा होगा। आया समझ? कैसा रहा होगा? गुड। तो गुड क्या होगा और बैड क्या होगा, ये कहना ये कभी नहीं कहा जा सकता। निर्भर करता तुम कहां से देख रहे।
वस्तुओं को तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण क्या होगा, तुम कहां से देख रहे हो वस्तुओं को, आया तुम कार्य को कहां से देख रहे हो, ये सुनो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई कोई? तो जो हमारा ना, हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी, हमारी स्थिति इतनी दयनीय थी कि हम ना, जो वर्ल्ड बैंक था, कौन सा वर्ल्ड बैंक था, इस वर्ल्ड बैंक से ना लोन लेना पड़ा था, ठीक। और जो वर्ल्ड बैंक ना भारतीय, जो भारतीय समाज है, भारत जैसे विकासशील देश, विकासशील देश, इस वर्ल्ड बैंक था नहीं, ये वर्ल्ड बैंक इन्हें ना लोन देता था। लोन मतलब जानते हो, ऋण देता था। जब ऋण देता था तो ये ना कुछ कंडीशन रखनी स्टार्ट कर दिया। कंडीशन जब रखनी स्टार्ट कर दिया कि तुम ना, क्योंकि इसका मानना था, वर्ल्ड बैंक का कहना था, वर्ल्ड बैंक क्या कहता था, ये कहता था तुम्हें जो लोन दिया जाता, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया, तो तुम भारत की अवसंरचना पर खर्च हो जाएगा। तुम भारत की अवसंरचना पर खर्च नहीं करते, तुम अपना जो बजट हो, बजट के अंदर जो घाटा हुआ उसकी पूर्ति करते हो। तुम किसी और उद्देश्य के लिए दिया गया था, तुम पैसा कहीं और लगाते हो, तुम्हारे यहाँ पारदर्शिता नहीं है। इसने वर्ल्ड बैंक ने बात करी कि सबसे पहले कि तुम्हारे यहाँ पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के बाद मुझे बताओ, ये तुम्हें जवाब भी देना होगा, तुम्हारे यहाँ जवाबदेहिता भी होनी चाहिए। अब जो मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ विकासशील देशों को, ये कहा गया कि तुम्हें जो पैसा दे रहा हूँ, तुम्हारे पास, मेरे पास जवाबदेहिता होनी चाहिए, तुम्हारे पास जवाबदेहिता होनी चाहिए, इस पैसे के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, और तुम्हारे यहाँ इसके अंदर न्याय भी होना चाहिए। कब कब तुम मुझे पैसा लौटाओगे, अगर नहीं लौटाओगे तो तुम पर कौन सा दंड लगाया जाएगा, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। क्या एक्चुअली में ये भारत, जो वर्ल्ड बैंक, ये क्या भाई, ये भारत का विकास करना चाहता था? जी नहीं। वर्ल्ड बैंक है ना, जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष वो कौन होगा? अमेरिका। और जो अमेरिका होगा, वहां कैसी व्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो? निजी संसाधन हो, और जो निजी संसाधन हो वे प्राइवेट हो, और प्राइवेट व्यक्ति कभी भी इंसानों का भलाई चाह ही नहीं सकता। प्राइवेट का मतलब बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट पहले हो। इसका मतलब वर्ल्ड बैंक जब भारत जैसे विकासशील देशों को ऋण देता था, इसका मतलब वो अपने पैसे की सेफ्टी और सुरक्षा रखने के लिए इस तरह की शर्तें रखता था, जिनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिन शर्तों को नाम गुड गवर्नेंस दिया गया। देखा कैसी चाल के तहत फंसाया गया? बोलो यस यस यस। ऐसा समझो। तुमने ताली नहीं बजाई, पागल हो, दोबारा बजाओ, हाथ तोड़ोगी, दोबारा बजाओ। ऐसा करने से खुशी महसूस होती है, ऐसा समझ? ये सुनो, इतनी बात बताओ, समझ आई? इसका मतलब कि जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकासशील समाज हुआ करते थे, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी, उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ऋण देने से पहले जो भी शर्त रखी जाती थी, उन शर्तों को, उनमें शर्त क्या थी? वे शर्त 3 चीज याद रखना, 3 चीज। नंबर फर्स्ट, तुम ऋण दे रहे हैं ना, पारदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर, अब जवाबदेहिता भी चाहिए, न्यायिक सुधार भी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन तुम्हें याद रखनी होगी, और ये कल में तुम्हें परिभाषा में भी लिखवाया था। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये वास्तव में, क्या वर्ल्ड बैंक भारत जैसे विकासशील देशों की प्रगति चाहता था? नहीं ना। ये इसको तो ना अपने जो ऋण था, इसका धन था, उसको सेफ या सुरक्षित करना चाहता था। इस प्रकार की शर्तें रखी गई थी। यस और नो? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? देखो, मैंने कहा कि जो गुड हो ना, एक तो गुड हो, एक क्या हो? बैड। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो इस तरीके से। नंबर फर्स्ट पॉइंट, महंगाई का नाम सुना तुमने? लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, तो तुम्हें क्या लगता है, महंगाई अच्छी की बुरी? तुम्हारा क्या मानना कि महंगाई बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अभी जो अभी मुझे बता, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बकवासरी क्षेत्र में जनता के लिए बुरी बात है, पर बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा ये। सब बस, वेरी गुड, बेस्ट उत्तर। मुझे दूसरे तक जाना नहीं पड़ा। ये महंगाई होगी ना, ये ना देखने का नजरिया ऐसा बदल। अगर तुम देखोगे कस्टमर के नाते तो तुम्हारे लिए बुरी बात होगी, अगर तुम देखोगे बिजनेसमैन के नाते तो तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। तो इतनी बात समझ में आई नहीं? यानी गुड और बैड जैसी कोई संकल्पना कभी विकसित हो ही नहीं सकती। ऐसा गुड गवर्नेंस, सुशासन जिसे बोलते हैं, गुड गवर्नेंस कभी हो ही नहीं सकता। गुड गवर्नेंस को ना कभी सुव्यवस्थित शब्दों में परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम कुछ गिने चुने पॉइंट के मामलों में इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कई सारी परिभाषाएं बनाई गई इसकी, कौन सा गवर्नेंस गुड होगा, कौन सा
शासन तो सारे गुड हो, अगर उसके अंदर जवाबदेहिता हो, पारदर्शिता हो, न्यायिक सुधार हो, सारे गुड गवर्नेंस कहलाएंगे। ये सुन लो, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक क्या? लेकिन तुम जानते हो कि जो सुशासन इस तरह का जो शब्द वो सबसे पहले किसके मुख से निकला होगा? आज से पूरी दुनिया गुड गवर्नेंस की बात कर रही। कभी सोचा जब हम पढ़ते हैं ये इस तरह का जो सुशासन शब्द था, गुड गवर्नेंस जैसे शब्द, ये सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक थे ना, वर्ल्ड बैंक के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था विच, WHICH, विच। कैसे कैसे नाम थे, क्या नाम था? विच नाम था इनका, पूरा नाम भी लिखवाऊंगा। इनके द्वारा ना, वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री के द्वारा सबसे पहले ये नाम दिया गया गुड गवर्नेंस। लेकिन देखिएगा इस तरह का जो गुड गवर्नेंस जैसे शब्द यानी सुशासन जैसे शब्द, जरूरी नहीं कि ये सुशासन जैसे शब्द केवल वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री के द्वारा ही दिए गए। इस तरह के शब्दों का जो वर्णन यानी इस तरह की परिभाषा और इस तरह के शासन का जो वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिखाई देता है। जब तुम भारतीय इतिहास पढ़ोगे ना और कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ने का तुम्हें मौका मिलने वाला होगा, तो कौटिल्य का जब अर्थशास्त्र पढ़ोगे इस तरह के शासन की बात कर रखी वहां भी। आया समझ में? ये सुन लो, इसका मतलब वहां भी जिसका जिक्र दिखाई देगा। तो जितना मैं डाटा तुमको समझाने जा रहा हूँ ना, आज मैं इसे एक सूत्र में पिरोने जा रहा हूँ, और तुम ना जब लिखने वाले होंगे तो एक एक लाइन में फोकस करना होगा। और मैं जब लिखवाऊंगा ना, सारा डाटा जितना भी मैंने तुम्हें बोल के बताया सारा अब सूत्र में पिरोने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से ना तुम निबंध भी लिख सकते हो। और निबंध ना पूरा 250 नंबर का होगा। 250 नंबरों का निबंध होगा पूरा का पूरा। 2 निबंध तुम्हें लिखने होंगे, 8 निबंध आते हैं पेपर में, 2 सेक्शन में कर अलग अलग। आए समझ में? कितने निबंध लिखने होंगे? 1250 शब्दों के निबंध लिखने होंगे तुम्हें। ठीक, तो तुमने हाथ चाहे तो गवर्नेंस में निबंध लिख सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, याद रखना बात। कहाँ से सवाल बनेंगे? आज तक जैसे भी सवाल बने, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा सुशासन, जैसे मैं चैप्टर पूरा का पूरा इसकी फॉर्मेटिंग करवा के साइड पर जाऊंगा, सारे क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करूंगा। आने वाली फ्यूचर में भी जो क्वेश्चन बनने वाला होगा ना, इससे बार इस डाटा को यूज करके तुम बेहतरीन उत्तर लिख सकते हो। आया समझ? बिल्कुल शुरू से चलेंगे साइड से, एक एक चैप्टर को क्रम वाइज खत्म करते हुए। यही एक रणनीति हो, पढ़ेंगे इसकी पीरी के क्वेश्चन, एक आधा सीधा छेड़ा कोई क्वेश्चन आएगा पीरी का। मैंने कहा टोटल प्योरली मेंस का टॉपिक होगा। चलो आज लिखना स्टार्ट करो। पहले ये बताओ, महंगाई गुड की बैड है? महंगाई गुड की बैड? बताओ वेस्टर्न कल्चर गुड की बैड? तुम्हारे लिए कैसा बैड, उनके लिए कैसा गुड? आए समझ? अब ये बताओ, भारतीय कल्चर यानी भारतीय संस्कृति तुम्हारे लिए गुड की बैड? एक आधा ऐसा तो नहीं है जो इसके लिए बैड हो। मतलब यहां से क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, साइड से पीछे गेट खोलो, नाम निकल जाओ। आया समझ? ठीक, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो निर्भर करता है। ये बताओ, अभी हमने संस्कृति की बात कर ली, जरा बताओ कि वहां ना, सुन लो ध्यान से सुन लो, ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन था, ब्रिटेन के अंदर 1688 ईस्वी में ना, 1688 में 1688 के अंदर गरिमामयी क्रांति हुई थी। कैसी क्रांति? आया समझ? जिसे हम रक्त विहीन क्रांति बोलते हैं। आए, लहू का एक भी कतरा नहीं गिरा था उसके अंदर। समझ आई बात? उसमें क्या हुआ था? वहीं से मौलिक अधिकारों की संकल्पना भी उभर आई थी। पढ़ाई हूं मैं तुम? आया समझ में? उभर आई थी नहीं आई थी? तो जो ये बताओ, जो राजनीति थी उससे पहले जो वहां अधिकार नहीं है थे, उससे पहले वहां अधिकार थे क्या? जो राजा था, जो राजा जो भी बोलता था वही कानून बन जाता था। आया समझ में? तो उसका मतलब जैसे वहां गरिमा में क्रांति हुई, उसके बाद अधिकारों की संकल्पना उभर कर आई। जब अधिकारों की संकल्पना उभर कर आई होगी तो वहां के लोगों को अधिकार मिल गए होंगे, राजनीतिक अधिकार मिल गए होंगे। अब राजा के मुख से बोला गया जो कानून होगा, शब्द होंगे, वे कानून नहीं बनने वाला। आया समझ? वहां राजतंत्र धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र में तब्दील हो चुका। ये सर नो, जो मोनार्की थी ना वह खत्म हुई, अब डेमोक्रेसी आई, धीरे धीरे डेमोक्रेसी जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। तो पहले बताओ, पहले उनके लिए मोनार्की ही सही थी, पहले उनके लिए मोनार्की सही थी, और बाद में मोनार्की के काहे में कन्वर्ट होगी? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होगी नहीं होगी, तो अब उनके लिए डेमोक्रेसी सही है। तो निर्भर करता कि नजरिया कैसा और किस टाइम देख रहे हो और कौन सी स्थिति में देख रहे हो तुम। तो गुड और बैड जैसी संकल्पना ये कभी, अभी ये बताओ, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत बुरा हूं देखने में, हो सकता मैं कभी किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा हूं, है नहीं? और दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं, हम भी तो कभी किसी जमाने में किसी के हीरो हुआ करते थे। क्या कह सकते हैं? किसी जमाने में किसी के हीरो हुआ करते थे। आया समझ में? ये सुन लो, समझ में आया नहीं? क्या कहा बताइए जरा।
तो निर्भर करा देखने का नजरिया कैसा। ठीक, बताओ क्या कहा, बताओ मैडम क्या कहा। किसी गली में बैठ कर रोया करते थे। अच्छा चुप हो जा, चल। समझ में आएगी नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब मैं लिखवाने वाला हूं, आराम आराम से सारी बातें लिखवाऊंगा। लिखते वक्त एक ही बात याद रखना, सुना भी जाएगा। लिखो। बताओ, क्या सुशासन जैसी कोई अवधारणा विद्यमान अब तक? गुड गवर्नेंस का मतलब कोई आज तक विद्यमान, आज तक इसी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। यस और नो? निर्भर करता है ये देखने वाले का नजरिया कैसा, कहां से देख रहे हो तुम। देश काल और तो हम लिखवाने जा रहे हैं, और जितना भी तुम्हें डाटा लिखवाया जाएगा ना वो सारा समझा दिया गया है पहले ही। ठीक, लिखो। चैप्टर का नाम क्या लिखे हो? सुशासन। ठीक, अब जो यहाँ कुछ नहीं लिखना, ये सारा लिखवाया जाएगा, इसका सूत्रपात किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लिखो, सुशासन। सुशासन की अवधारणा आधुनिक समय की देन नहीं है। आधुनिक समय की देन नहीं है। सुशासन की अवधारणा आधुनिक समय की देन नहीं है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये अभी ताजी ताजी विकसित नहीं हुई है, ये बहुत पुरानी, अपितु कौन सा तू? अपितु कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने, ऐसे देखो, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में देखो कौटिल्य का क्या कहना था। देखो, अगर राजा ना, ध्यान से सुन लेना, अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी, अगर प्रजा खुश होगी ना तो राजा अच्छा होगा, अगर प्रजा दुखी होगी ना तो राजा बेकार होगा, उसका जो शासन होगा वो खराब शासन कहलाएगा, बैड गवर्नेंस कहलाएगा। यानी कौटिल्य ने ना राजा के गुण और दोषों का वर्णन किया हुआ अपने अर्थशास्त्र में, और उसके अगर गुण और जो दोष बताए गए, उसके जो गुण बताए गए, अगर उनके गुण को अप्लाई कर दिया जाए फिर जनता फिर सुखी हो जाएगी, उनके पास सारे अधिकार दे दिए जाएंगे ना, दे दिए जाएंगे, नहीं दे दिए जाएंगे। इसका मतलब वहां का जो शासन होगा वो गुड गवर्नेंस कहलाएगा। यानी गुड गवर्नेंस जैसी संकल्पना भारत के अंदर ही विकसित हुई। भले ही आज ये वर्ल्ड बैंक के शास्त्री तमाम प्रकार की बातें बताते हो, आज भारत के अंदर कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज ही पूरी दुनिया में फेमस है। आज उसके अंदर ना गुड गवर्नेंस जैसी अवधारणा विकसित थी, विद्यमान थी, इस बात को मानना होगा। इसलिए मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं। लिखो, क्या लिख रहे हो? अर्थशास्त्र में राजा के गुणों का विस्तार से उल्लेख किया है, विस्तार से उल्लेख किया है। किसने उल्लेख किया है? किसमें उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। किसका उल्लेख किया है? राजा के गुणों का। किसका? ठीक, इसमें कहा गया है, लिखो, सो पूरा लिखो। इसमें कहा गया है प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है। प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है।
बताओ, अगर तुम नहीं खुश होगे क्या मैं खुश रह लूंगा? अबे मेरा ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तुम्हारा मानना, तुम्हारी नैतिकता नहीं है, तुम जानते नहीं हो। अपनी प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है, प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है। कोई दिक्कत? एक बात और सुनो, क्या कहा गया कौटिल्य ने अपने स्वार्थ में? कितनी अच्छी बात कही। यूं कहा, अगर प्रजा का कल्याण होगा तो राजा का कल्याण होगा, अगर प्रजा का कल्याण होगा तो राजा का कल्याण होगा। ये कौटिल्य ने अपने शास्त्र में बताया। यानी कितनी अच्छी बातें बता रहा। प्रजा के बारे में, तुम प्रजा अपने बारे में क्यों सोचते हो राजा जी? तुम ना प्रजा के बारे में सोचते हो ना, फिर तुम्हारा स्वयं का कल्याण होगा। देखो, तथा प्रजा के कल्याण में राजा अपना कल्याण समझता है, प्रजा के कल्याण में राजा अपना कल्याण समझता है, जिससे उसे स्वयं को खुशी मिलती है। समझता है, यहां तो लिखो बस, समझता है लिख दिया, समझता है। उसके बाद लाइन चेंज करो, नई लाइन से लिखो समझता है, उसके बाद नई लाइन से लिखो जिससे उसे स्वयं को खुशी मिलती है वह उसे अच्छा नहीं समझता। राजा देखो कैसा राजा होगा, जिससे उसे स्वयं को खुशी मिलती है वह उसे अच्छा नहीं समझता। ये सारे पॉइंट दिमाग में डाल लेना जो बताए जा रहे हैं। जिससे उसे स्वयं को खुशी मिलती है वह उसे अच्छा नहीं समझता। जिससे उसे स्वयं को खुशी मिलती है उसे अच्छा नहीं समझता। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं? बताओ, अगर मैं ऐसा कोई कार्य कर रहा हूं केवल मुझे खुशी मिल रही हो और तुम्हें खुशी ना मिल रही हो तो मेरे लिए ना, मैं फिर राजा नहीं हूं। आया समझ में? यू कहा गया सुशासन वो होगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया अगर तुम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो केवल तुम्हें खुशी मिल रही होगी इसका मतलब, और तुम्हारी प्रजा नाखुश होगी इसका मतलब तुम्हारे प्रशासन के अंदर सुशासन नहीं होगा। यस और नो? कोई दिक्कत? इसलिए तो मैं सबके बारे में बात करता हूँ, सर्वधर्म संभाव की बात करता हूँ। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या बात बताई? मैंने बताया नहीं, था कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया, कौटिल्य ने क्या बताया? आपने राजा, हाँ, इससे पहले वाली क्या बात बताई? इससे पहले वाली बात है कि जो इनमें राजा, उसके राजा के गुण का वर्णन किया गया कि कोई तो पूछ रहा हूँ क्या वर्णन किया गया? कि अगर राजा को प्रजा के हित में कार्य करना होगा। ये तो लिखवाया नहीं मैंने, वो जो लिखा है वो बताओ। प्रजा की तो खुशी होगी, उसमें राजा खुश होगा। प्रजा की खुश होगी तो राजा की खुशी होगी, प्रजा का कल्याण होगा तो राजा का कल्याण होगा। दो लाइन याद नहीं कर सकते, दो लाइन बोल नहीं सकते, गूंगे पर अंधे पर मैंने सिखा हिंदी मीडियम के छात्र लिख दिया यहां तक। अभी क्या लिखे हो? अच्छा नहीं समझता। लेकिन सुन लो मेरी बात ध्यान लगा, कौटिल्य ने अपने शास्त्र में कहा गया अगर प्रजा को खुशी मिलती है, जिस कार्य से प्रजा को खुशी मिलती है राजा स्वयं को अच्छा समझता है। जिस कार्य से प्रजा को खुशी मिलती है राजा उस कार्य को अच्छा समझता है और उसकी खुशी को अपनी खुशी समझता है। क्या बात कही कौटिल्य के शास्त्र में। ऐसा शासन ही सुशासन कहलाता है। कौन सा शासन? अरे भाई, वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों, हमारे यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लो तभी जाएगी तुम। आज मैंने कोड करके यहाँ पहले लिखा हो, मैं चाहता तो इसकी परिभाषा से भी पढ़ा सकता था। आए समझ, भारतीय इतिहास को बीच में घुसाने की मुझे आदत है ना पहले से ही। आए समझ, ताकि मैं बता सकूं कि भारतीय कल्चर सर्वश्रेष्ठ है। जब भी तो कह रहा था तुम्हें लग रहा कि भारतीय कल्चर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, भारतीय कल्चर पूरी दुनिया में महान कल्चर होगा। हाँ देखो, इनके दिमाग में क्वेश्चन भी चलाया, एक लाइन मिल जाएगी यहाँ तक, हम भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए। आए समझ में? हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, लिखो चलो। किंतु जिस बात से प्रजा को खुशी मिलती है वह उसे किंतु जिस बात से या जिस कार्य से प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है, प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है जिस कार्य से
प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, उसे राजा उत्तम समझता है। इतना ही नहीं, जब इतनी बातें कर रहे हो तो क्या भारत के अंदर और कहीं उसके बाद कभी कौटिल्य के शास्त्र में बात की गई? क्या इतने बड़े राजनेता आए, इन्होंने कभी सुशासन की बात नहीं करी? क्या महात्मा गांधी ने कभी सुशासन की बात करी थी? हाँ करी थी, जब ग्राम स्वराज की बात करी थी। आए समझ, राम राज्य की बात करते गांधी को पढ़ोगे तो, गांधी को पढ़ोगे ना पूरा जीवन बीत जाएगा। गांधीयन फिलोसफी, गांधी के थॉट्स लिखने में गांधी को नहीं पड़ जाता, गांधी को महसूस करना पड़ा, उनकी अंतरात्मा क्या थी, क्या कहती थी, पूरा पढ़ाऊंगा फिलोसफी में। आया समझो, तुम्हारा ना एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका होगा अगर उसकी फिलोसॉफी पढ़ ले तो। क्या कहते हैं, कितनी गहरे गहरे वाली बातें करते हैं, समझना बहुत कठिन काम है, नहीं समझ सकता, आम आदमी नहीं समझ सकता, पहुंच से बाहर। ठीक, अगर तुमने पढ़ लिया, अरविंदो को पढ़ोगे तो हवा खराब हो जाएगी। प्लेटो, अरस्तु, कांट, ये मूर, रसेल, बहुत सारे फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर, इन्हें पढ़ोगे ना दिल भर जाएगा, दुनियादारी भूल जाओगे। जबरदस्त कटाक्ष किया हुआ भगवान के ऊपर। पोप जिसे बोलते हैं, जानते हो पोप किसे बोलते हैं? पादरी जिसे बोलते हैं, पोप जिसे बोलते हैं। क्रिश्चियन धर्म पर जबरदस्त कटाक्ष किया हुआ, हिंदू धर्म का जबरदस्त कटाक्ष, भगवान को जबरदस्त तरीके से कटाक्ष कमेंट कर रखे, जबरदस्त वाले। सत्य खोज रखी है ही नहीं भगवान, वास्तव में लाकर सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर कि भगवान है ही नहीं। है तो फिर कौन कौन से तर्क दिए, और है नहीं तो फिर कौन कौन से तर्क दिए। फिलोसफी पढ़ने का ही मतलब नहीं है कि तुम भगवान से दूर हो जाओगे, फिलोसफी पढ़ने का ये मतलब नहीं है तुम भगवान के करीब चले जाओगे। फिलोसफी पढ़ने का ये मतलब होगा, क्या मतलब होगा, तुम सत्य की खोज करना सीख जाओगे, है कि नहीं है? क्योंकि फिलोसफी का मतलब ही यही हो। दुनिया में तुम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, सारे सब के अंदर सत्य की खोज करते हो। यानी हर इंसान यहाँ बैठा हुआ फिलोसोफर है, हर इंसान यहाँ बैठा हुआ फिलोसोफर है, जो रास्ते में चल रहा है ना और किसी चीज की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, वो भी फिलोसोफर है। पढ़ रहे हो तुम मैथमेटिक्स, लास्ट में जाकर तुम पीएचडी करते हो, पीएचडी का नाम ही हो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, गणित पर। यानी तुम गणित के अंदर सत्य क्या चीज है वो जानने की कोशिश कर रहे हो, वो भी दर्शन शास्त्र है। यानी गणित में पीएचडी करने वाला छात्र भी फिलोसोफर है, हर इंसान फिलोसोफर है, सब सत्य की खोज में लगा हुआ। इसरो बाहर जाकर जीवन तलाशने की कोशिश कर रहा है, सत्य की खोज, वो भी फिलोसोफर है, वहां बैठे हुए वैज्ञानिक। तो सब कौन, आसपास तुम्हारी गली में जो दिखाई देगा ना तुम्हें, वो सब फिलोसोफर है जो शांति से बैठा हुआ। देखो ये लड़की कल ऐसे बैठी साइड से करके, मैंने कहा तुम बहुत बड़े दार्शनिक हो, सत्य की खोज में लगे हुए हो, तो फिलोसोफर। गांधी जी की बात करें, अच्छा गांधी जी दार्शनिक थे, ठीक आया, तो गांधी जी की बात, हम बात कर रहे थे गवर्नेंस की, सुशासन की, अपने टॉपिक से नहीं भटकने वाले, वापस कम बैक करते हैं। तो हम गांधी जी ने कहा था, जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी ना, गांधी जी ने कहा था ये ना न्यायिक प्रशासन हटा दो, इसे कोई जरूरत नहीं है कोर्ट की कचहरी की, भाड़ में जाओ, तुम गांव हो, गांव में जाओ, सब वर्ण व्यवस्था लागू रखो, जो पहले से जो कार्य कर रहा था ना वो कार्य लागू रखो। मेरे बाप का जो कार्य था मैं वो भी वही कार्य करूंगा, यह वर्ण व्यवस्था थी, आया समझो, उसका बेटा वही कार्य करेगा। क्योंकि गांधी जी का मानना था एक बच्चा ना अपने जीवन काल के 25 साल ऐसे गुजार देता बस कैरियर बनाने में उसका जीवन ना सुखमय हो ही नहीं पाता कभी भी, उस आनंद 30 साल उसके ऐसे बीत जाते हैं और 60 साल की उसकी जिंदगी। गांधी जी का मानना था तुम रोजगार के लिए ना भटकने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पिताजी कार्य कर रहे थे उसमें तुम उत्कृष्टता हासिल कर लो। समझना बहुत कठिन है, इतना आसान बात नहीं है समझना गांधी जी को, उत्कृष्टता हासिल कर लो। वर्ण व्यवस्था की बात करते थे गांधी जी, गांधी जी कहते ग्राम स्वराज, ये कहते नहीं राज्य का शासन नहीं होना चाहिए, राज्य के तो विखंडन करते हुए कहते राज्य ना शोषण का प्रतीक होता, राज्य का मतलब वो सरकार, ऐसा समझो तुम्हारी सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। गांधी जी इस पर कटाक्ष करते थे, कहते थे ये शोषण का प्रतीक हो, ये जो पुलिस हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, ये शोषण का प्रतीक है, ये आम आदमी का शोषण करते हैं। अगर तुम बदलाव करना चाहते हो ना तो मनुष्य की अंतरात्मा में बदलाव कर दो, तो तुम्हें किसी जरूरत नहीं। ग्राम स्वराज की बात करते हैं, गांव का खुद का अपना राज होना चाहिए, उनके ऊपर कोई स्वतंत्रता है।
कोई राज्य नहीं होना चाहिए उन पर कंट्रोल करने वाला। उसे इतना पवित्र, उसकी आत्मा इतनी पवित्र और नैतिकतावादी बना दो कि वो कभी पाप ही ना कर, पाप से दूर तक चला जा। उसके ऊपर जो लेर चढ़ी हुई ना पाप की, घृणा की, नफरत की, उन सबको हटा दो और गांव के अंदर ग्राम स्वराज की अवधारणा विकसित कर दो। हो ही नहीं पाई। गांधी जी को समझना बहुत कठिन काम। आज समझ, किसी व्यक्ति पर कमेंट करना ना इतनी सी बात है, इतनी सी बात। तुम इतनी अभी कहकर चल दो किसी के बारे में, तुम ना किसी की मेरी आलोचना करनी स्टार्ट कर दो, सुबह चलेगा शाम तक बीत जाएगी तुम्हें। आया समझ में। लेकिन उनकी विचारधारा समझना बड़े कठिन काम हो। तुम्हें तो यूं नहीं बताया मैं क्या पढ़ाने वाला, इतना तो तुम्हें जानकारी नहीं है। तो किसी पर कमेंट करना बहुत आसान बात है। आज मैं भी देख रहा था कि गांधी जी के ऊपर ना तरह तरह के मुझे सोशल मीडिया खोलते हुए दिखाई दे रहा है, ये गांधी जी हैं, ये तो लड़कियों की शायद देखो इनके फोटो दिखाए जा रहे हैं। अबे भाई उस टाइम तक तो कैमरा भी अस्तित्व में नहीं था, जिस टाइम तुम फोटो दिखा रहे हो। कितनी जबरदस्त वाली एडिटिंग कर रहे हो तुम। आया समझ में। और लोग नए नए तर्क दे रहे हैं। अभी पढ़ो, भारत गांधी जी को पढ़ा जाता, बाहर जाओ, वेस्टर्न कल्चर के अंदर गांधी जी को पढ़ा जा रहा, गांधीयन फिलोसफी पढ़ाई जा रही वेस्टर्न कल्चर में जाकर देखो, तब पता लग जाएगा क्या हो गांधी जी। ठीक, तो कठिन काम हो पढ़ना। चलो अभी तो ग्राम स्वराज की अवधारणा समझ में आई। ठीक, और अच्छा समझेंगे ग्राम स्वराज को। इसे हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं और इसे ना फिलोसॉफी में भी पढ़ते हैं, समझ, सामाजिक न्याय में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक टॉपिक को हम कई जगह पढ़ते हैं, सिलेबस ओवरलैपिंग कर जाता है। ठीक, चलो लिखो, नई लाइन से लिखना। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने, यहाँ तक लिख रहा है तुम्हें, उसे अच्छा सा उत्तम शासन समझता है। यहाँ तक नई लाइन से लिखना बिल्कुल। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन, इसी प्रकार महात्मा गांधी ने स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन सुशासन के रूप में किया है। स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन सुशासन के रूप में किया है। स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन सुशासन के रूप में किया है। कोई दिक्कत? 1688 की बात बताऊं तुम। चलो यहाँ तो अभी तो हम इंडिया के अंदर घूम रहे थे, अब इंडिया तो थोड़ा बाहर निकलो। कहाँ बातें बताई गई थी? क्या वैश्विक स्तर पर ऐसी कोई बातें बताई गई थी? इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र आया कि नहीं आया? इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया। क्या उनके यहाँ सुशासन था? तो फिर कब था? सन 1688 ईस्वी में ना, जब वहाँ गरिमामयी क्रांति हुई थी, जिसे हम रक्त विहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। रक्त का एक कतरा भी नहीं करा, ऐसी क्रांति हुई थी वहाँ। सब कुछ बदल दिया, मौलिक अधिकारों की संकल्पना विकसित हुई वहाँ। आया समझ में? धीरे धीरे लोगों को अपने अधिकार मिलने स्टार्ट हुए। जो उनके वहाँ राजतंत्र था ना, जो मोनार्की थी, वह धीरे धीरे तब्दील हो चुकी संवैधानिक राजतंत्र में। आया समझ? तो संवैधानिक राजतंत्र ही बाद में जाकर डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद वहां क्या हुआ? सन 1688 के बाद इंग्लैंड के अंदर, अब मैं वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं, अभी भारत के अंदर थे। भारत के अंदर दो चीजें बताई, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके अंदर जब तुम पढ़े कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अंदर, राजा, उसने कहा अगर प्रजा सुखी होगी तो राजा खुश होगा, प्रजा का कल्याण होगा तो राजा का कल्याण होगा। यस और नो? उसके बाद क्या बताया गया? ये तो बताया कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, यूं कहा गया कि जो राजा होगा ना, उसे अपना स्वयं का भला नहीं सोचना चाहिए, प्रजा का भला सोचना चाहिए। समझ में आया बात? जब प्रजा का भला होगा ना, तो स्वयं खुद का भला होगा। ठीक, अगर सोचते होंगे कि वो राजा ऐसे कार्य कर रहा होगा जिससे खुद स्वयं खुश रह सके, तो कभी खुश नहीं रह सकता। वही राजा खुश रह सकता जिसकी प्रजा खुश होगी। ऐसी बातें कही गई कौटिल्य का शास्त्र में। और ऐसा जहां भी शासन होगा वो सुशासन कहलाएगा। और महात्मा गांधी के बारे में तो मैंने पूरा लेक्चर झाड़ दिया, 30 मिनट का पूरा। आया समझ में नहीं? ये सुनो। उसके बाद 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के अंदर गरिमामयी क्रांति हुई। उस गरिमामयी क्रांति में मैंने कहा, पढ़ने का मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप करना। जब तक तुम 4 लाइन बोलकर नहीं बता सकते ना अपने मुख से, तो तुम ना कभी लिख ही नहीं सकते। आज जो तुम्हें यहाँ उदाहरण दिए जा रहे, ये पक्का तुम्हारे कल आंसर राइटिंग में दिखाई देना चाहिए। कल तुम क्वेश्चन लिख रहे हो इससे रिलेटेड, कहीं ग्राम स्वराज के बारे में लिखना आ जा, लेकिन हो जा सुशासन के बारे में कुछ भी लिखने जा रहा, इसमें तो कोई सी 2 लाइन निकाल कर लिख दो। अगर तुम्हारे अंदर ये अप्रोच डेवलप हुआ तो तुम यूपीएससी के बहुत करीबी व्यक्ति हो। आया समझ? नहीं तो यूपीएससी का और तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है।
समझ में आया? मैं कितना ही झक लूंगा यहाँ से, कोई फायदा नहीं है इसका, तुमको कोई पढ़ाने आने वाला आया समझ में? ठीक, चलो लिखो। अभी क्या लिखो? नई लाइन से आ जाओ, नई लाइन से स्टार लगा के एसन लिखो। एसन, एसन का मतलब इंपॉर्टेंट, लिख लिया? लिखो। सन 1688 में इंग्लैंड की क्रांति है, इंग्लैंड में गरिमामय क्रांति के बाद, सन 1688 में इंग्लैंड में गरिमामय क्रांति के बाद, गरिमामय क्रांति कहते हैं सर, दूसरा नाम क्या था? रक्तविहीन क्रांति। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो। गरिमामय क्रांति के बाद, गरिमामय क्रांति के बाद कहा गया कि, पहले सुन लो फिर लिखना, ये कहा गया था गरिमा क्रांति हुई कि ब्रिटेन के अंदर ना, ब्रिटेन के अंदर अब शासन की जरूरत नहीं है, बहुत हुआ शासन, अब सुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आया समझ में? अब वो सुशासन का मतलब जवाबदेहिता, जवाबदेहिता मतलब पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब न्यायिक सुधार होने चाहिए, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे शासन को बोलते हैं सुशासन। सूचना का अधिकार होना चाहिए। आया समझ में? जब सूचना का अधिकार होगा वही तो जवाबदेहिता हो, एक पर वही तो पारदर्शिता हो। ये सुन लो, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? डेली का डेली तुम घर जाकर तुम्हारा काम होगा, डेली जितना ही पढ़ाएगा वो सारा का सारा याद करना, रटना, डेफिनेशन क्या क्या बोल रहा है, किसी ने कौन से क्षेत्र में क्या क्या बोला हुआ तुम्हें, और तो कहीं भी उठा के चिपका देना। ये कलाकारी बस 2-3 बार, ये तो कम से कम 3 बार बैठ के पढ़ा करो, दोबारा नहीं कॉपी पढ़ने की जरूरत पड़ने की, बहुत पक्का हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारा जो आंसर राइटिंग ना, बड़ा बेहतरीन सुधार दिखाई देगा तुम खुद ही पता लग जाएगा कहाँ लिखना। चलो लिखो। कहा गया कि ब्रिटेन में शासन नहीं सुशासन की आवश्यकता है। कहा गया कि ब्रिटेन में शासन नहीं सुशासन की आवश्यकता है। ब्रिटेन में शासन नहीं सुशासन की आवश्यकता है। मेरे दिल में तेरी धड़कने थी, मुझको ना ये नजर, तेरा इश्क मुझ में सांस ले रहा था, मुझको है न खबर। क्या हुआ? कहाँ तक लिख लिए हो? इतनी बात बताओ। लेकिन ये नाम किसने दिया सुशासन? इस नाम का श्रेय सबसे पहले जिसे जाता है उसका नाम है लेफ्ट विच। लेफ्ट विच, रुक जाओ, पूरा नाम लिखवाने वाला हूं। जो नाम दिया सुशासन, ऐसी ऐसी संकल्पनाएं तो पहले थी, विकसित थी। ये नाम का श्रेय किसे जाता? आया समझ में? लिखो। सुशासन, नई लाइन से, सुशासन की इस विचारधारा को, सुशासन की इस विचारधारा को सुशासन की इस विचारधारा को गुड गवर्नेंस, हिंदी में लिख दो, गुड गवर्नेंस, लिख दिया गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस नाम देने का श्रेय, गुड गवर्नेंस नाम देने का श्रेय लेफ्ट विच, लेफ्ट विच पता नहीं मुझे बताओ क्या लिखो। लेफ्ट विच नामक अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। नामक अर्थशास्त्री के द्वारा का श्रेय क्या लिखा तुमने? को दिया जाता है। अच्छा, दिया जाता है।
अब ये वर्ल्ड बैंक था हमारा वर्ष 1993 में ना, वर्ल्ड बैंक ना 1993 में वर्ल्ड बैंक ना, जो विकासशील समाज थे, जब इसके विकासशील समाज को इन्होंने ऋण दिया, धन दिया, तो धन देने के संदर्भ में जो शर्तें रखी गई, उन शर्तों का नाम भी गुड गवर्नेंस पहले तब अस्तित्व में आया 1991 के बाद। सारी बातें लिखनी है, आया समझ में? पेपर में यहाँ से कैसे सवाल आएगा और कैसे सवाल आया हुआ पता? कैसे सवाल आया? सुशासन के संदर्भ में कौन कौन सी मान्यताएं वर्तमान समय में विद्यमान है, प्रचलित है, किस कौन कौन सी बात को सुशासन कहते हैं, ये सवाल आएगा। किस हम सुशासन कहते हैं वो हम कल पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले सारी बातें लिख तो दो। आया समझ में? कहाँ कहाँ सुशासन की बात कर रखी, क्या दिक्कत हो रही? जब पढ़ रहे तुम ही से पढ़ो, क्या दिक्कत हो रही? समझ में तो आ रहा ना? ऐसी कोई बात तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रही, जो लिखी हुई तुम, तो फिर क्या दिक्कत हो रही? पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्या दिक्कत हो रही? लिखो वर्ष 1993 में, नई लाइन से, बिल्कुल एकदम झक्कास लाइन से। वर्ष 1993 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ष 1993 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुशासन को, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुशासन को प्राथमिक रूप में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुशासन को प्राथमिक रूप में पारदर्शिता, प्राथमिक रूप में पारदर्शिता, कोमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता, कोमा जवाबदेहिता एवं न्यायिक सुधार के रूप में विश्लेषित किया गया है। पारदर्शिता, कोमा जवाबदेहिता एवं न्यायिक सुधार के रूप में विश्लेषित किया गया है। न्यायिक सुधार के रूप में विश्लेषित ठीक, समझ में आया? देखो ये वर्ल्ड बैंक था हमारा, वर्ल्ड बैंक था, इसने विकासशील समाजों को ऋण दिया और जो शर्तें रखी, उन शर्तें क्या थी? जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, न्यायिक सुधार होना चाहिए, इनके रूप में विश्लेषित किया। यही हमारा गुड गवर्नेंस होगा। भाई शर्तें गवर्नेंस का काम करती है, लेकिन वास्तव में बताऊं, इस तरह की शर्तें रखना क्या भारतीय समाज का विकास करना था? इस तरह की शर्तें रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इस तरह की शर्तें रखना क्या भारतीय समाज का विकास करना था? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना था? नहीं, अपने धन को सुरक्षित करना था, अपने धन की सेफ्टी रखना था। क्यों? क्योंकि इन जो ये बैंक हो, इनके अध्यक्ष कौन हो? अमेरिका। अमेरिका कैसी व्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी हित क्या हो? सर्वोपरि। जहाँ निजी हित सर्वोपरि होगा वहां क्या होगा? प्राइवेट। जहाँ प्राइवेट क्या होगा वहां क्या होंगे? दाम महंगे होंगे। जहाँ दाम महंगे होंगे वहां आम आदमी क्या होगा? शोषण होगा। ये भारत जैसे गरीब देशों का शोषण करते हैं बड़े देश, विकसित देश। इतने बदतमीज है। जो भी तुम्हें इन्हें कहता हूँ, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये ना विकसित देशों के एजेंट है। आज समझ, मैं गलत नहीं कहता। मेरी एक छोटी सी बात लॉन्ग टाइम तक सुनाई देगी तुम्हें। आज मुझे बहुत पढ़ने की बात पता चलता है, ये विकसित देशों के एजेंट है। तुम्हें तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हर जगह में ये बात पेट बैठने वाली होगी। आया समझ में? ये सुनो, कोई दिक्कत? लिखते हुए प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? क्योंकि मैं बीच में बहुत समझा रहा हूँ, समझ नहीं बात, ताकि तुम बोर ना हो। मैं लिख के भी लेकर आया हूँ, ऐसी बातें देखो मैंने भी लिख रखा। देखो ठीक, तुम महान न बनो, ज्यादा होशियार न बनो कि तुम्हें लिख रखे। कहाँ से लिख लेते हैं? कहाँ से लिख लेते हैं? कैसे टाइम मिल जाता है? आप देखो, शॉर्टकट मारता हूँ, उसके बाद सुनो, लिख लेने आता है। और देखो दूसरे रूप में सुशासन कैसे परिभाषित कर रखा, देख लो। आजकल वर्तमान समय में इसकी कैसी अवधारणा दिखाई दे रही तुम्हें? देखो ये हमारा सुशासन, कौन सा शासन? मतलब सुशासन का नाम सुनकर ना तुमको कभी डर नहीं लगना जिंदगी में। इतनी बार सुशासन पढ़ लगे, यही मेंस की खूबी हो। मेंस के जो एग्जाम होने में प्रैक्टिस करनी यही खूबी हो। सुशासन नाम दिख गया ना तुम्हें, बस क्वेश्चन हो या ना हो ये करेंगे, हाँ क्या लाइफ है। ऐसे इतना सुशासन से प्रेम है। कल तुम्हें भ्रष्टाचार से प्रेम हुआ था नहीं हुआ था? आज सुशासन से प्रेम हो जाएगा। इतना तुम सुशासन के बारे में जान लोगे। अभी तो पढ़ना ही नहीं स्टार्ट करे, 3-4 दिन तक इस पे बात करने वाले, सुशासन पे। देखो क्यों नहीं दिमाग में घुसा। उसके बाद क्वेश्चन की बात करने वाले, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ। इसकी जरूरत ही क्या थी? ये क्यों आया क्वेश्चन? तो क्या बदतमीजियां है, समझ में?
मैं कौन हूँ जानते हो? सरकार, एक और तरीका देख लो, सरकार, दूसरी तरफ साइड में निजी क्षेत्र, क्या होगा? निजी, प्राइवेट सेक्टर जिसे बोलते हैं। एक तरफ साइड में एनजीओ, एनजीओ को बोलते हैं गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। सरकार हुआ, निजी क्षेत्र हुआ, एनजीओ हुआ, गैर सरकारी संगठन। इन तीनों के मध्य जो समन्वय होता उसे हम सुशासन कहते हैं। इन तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा ऐसे शासन को क्या बोलते हैं? सुशासन। कितनी जबरदस्त परिभाषा। सरकार हुई, जो सरकार हमारी है, भाई हमारी सरकार है, अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, अच्छा काम कर रही, लेकिन अच्छा काम कर तो रही, निजी क्षेत्र की स्थिति खराब है। अगर निजी क्षेत्र इतना खतरनाक काम कर रहा है कि आम आदमी का शोषण करता चला जा रहा, ये प्राइवेट कंपनी दाम बढ़ाती चली जा रही। जियो का जो सिम था पहले 50-50 रुपए बिकता था, आज 700 रुपए का सिम। आज रिचार्ज पहले हो रहा था 2 महीने का, आज 800 रुपए का हो रहा, बढ़ाते चले जा रहा है। इसका मतलब सरकार के बीच में और निजी क्षेत्र के बीच में भागीदारी नहीं है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कठिनाई है। ऐसे शासन को तुम सुशासन कहोगे? आज समझ लो, निजी क्षेत्र के द्वारा ना आम आदमियों को शोषण किया जा रहा, ठीक। और ये जो हमारे गैर सरकारी संगठन होंगे, इनकी जगह हम ये भी कह सकते हैं सिविल सोसाइटी है, सभ्य नागरिक, सभ्य नागरिक, ऐसे भी कह सकते हैं। सरकार, निजी क्षेत्र और सभ्य नागरिक या गैर सरकारी संगठन, जब इन तीनों के मध्य समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा और अच्छी बातचीत होगी, ऐसा शासन जहां भी जिस देश के अंदर भी मौजूद होगा, ऐसा शासन वर्तमान समय में यह परिभाषा प्रासंगिक होगी, ऐसा शासन सुशासन कहलाता होगा। वैश्वीकरण के बाद विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर ये परिभाषा एकदम एक नंबर फिट बैठती होगी। ये सुनो, कोई दिक्कत? क्योंकि जो सभ्य समाज होगा ना, जो ना सरकार पर और निजी क्षेत्र पर कंट्रोल कर नहीं सकता, लेकिन सरकार पर तो नियंत्रण कार्य करता होगा। आंदोलन कर देता हूं तुरंत, ये बुद्धिजीवी वर्ग हो, इसे हम परिपक्व वर्ग बोलते हैं। परिपक्व वर्ग, भारत के अंदर परिपक्व वर्ग का अभाव, आज समझ, यही कारण जितने भी आंदोलन नहीं हो पाए, आम आदमी का शोषण हुआ, कारण यही था, सभ्य समाज नहीं था, सभ्य नागरिक नहीं था। यही था। तो अगर ये आज ये मौजूद, अगर इसके बीच में अगर सरकार इसकी सुनती होगी, इसका मतलब जबरदस्त वाला शासन कहलागा। आज समझ, जब सरकार इसकी सुनती होगी, सरकार इन पर दबाव बनाएगी, इन पर टैक्स ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, फिर ये अपने दाम घटाएंगे। जब दाम घटाएंगे, आम आदमी का शोषण होने से रोका जा सकता। जब आम आदमी का शोषण होने से रोका जा सकता है, इसका मतलब आम आदमी को न्याय मिल सकता है। जहां न्याय होगा, जवाबदेहिता होगी, पारदर्शिता होगी, ऐसी अवधारणा को हम सुशासन कहते हैं। बात सारी वही, इधर से चलो उधर से चलो, ऐसे घूमो, होगा डांस। क्या होगा? डांस। कोई दिक्कत? समझ में आया? नीचे अगले वाले पॉइंट्स, ऐसा हैशटैग बनाओ, हैशटैग, इस तरह का हैशटैग बनाओ। सुशासन है, क्या है? ये वाला डायग्राम बनाओ। ये वाला डायग्राम बनाओ, बताओ जहां सुशासन के बारे में तुम लिख रहे हो, और इस तरह का डायग्राम बना दो, दिल्ली भर जाएगा उसका, पागल हो जाओ तुम देख कर। तुम्हारा क्वेश्चन देख कर, क्वेश्चन उत्तर देख कर तुम्हारा। जल्दी बना लो फटाफट, फिर लिखवाने वाला हूं। एक पेज तो भर गया होगा? भर दिया? पेज भरने तो आते हो तुम, यहाँ करने क्या आते हो? दीदी जन्मदिन, आज जन्मदिन आ गया। अच्छा, अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तो तेरी जिंदगी नहीं है कि एक हफ्ते तक बनाया जा रहा है।
मेरा जन्मदिन मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन जब भी मनाया जाएगा 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा। ठीक, चलो ए इधर देख लो, कोई दिक्कत है? चले, अरे समझ में आ रहा था। ठीक, लिखो इसके नीचे लिखो हैशटैग में लिखो गुड गवर्नेंस से हास्य, हिंदी में लिखना गुड गवर्नेंस या सुशासन से हास्य, सुशासन से हास्य, सुशासन से हास्य, से हास्य। सरकार ऊपर क्या थी? सरकार, इसे मैंने सरकार ऊपर लिखा, सरकार से बड़ा कोई नहीं। सरकार कोमा निजी क्षेत्र, सरकार कोमा निजी क्षेत्र, सरकार कोमा निजी क्षेत्र, कोमा एवं गैर सरकारी संगठन, एवं गैर सरकारी संगठन, एवं गैर सरकारी संगठन के मध्य समन्वय करना, के मध्य समन्वय करना, के मध्य समन्वय करना, समन्वय स्थापित करना से लिखो, समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना सुशासन कहलाता है। बताओ दिमाग समझ में? इतना सारा पढ़ने के बाद भी अगर तुम सुशासन नहीं समझ सकते तो ये बताओ, एक लाइन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तो जो सुशासन होगा, क्या आज की सरकार के पास सुशासन होना चाहिए? आज की गवर्नेंस के अंदर, आज के शासन में तुम सुशासन चाहते हो? आज की सरकार के अंदर सुशासन होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तो यूपीएससी के सिलेबस में 2013 में जोड़ा गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी सुशासन न वर्तमान समय की सरकार और समकालीन प्रशासन। इस समकालीन का मतलब क्या हो? अभी तो हमारी सरकार मौजूद है, उसके साथ साथ प्रशासन भी तो चल रहा है, उसे बोलो समकालीन प्रशासन। आया समझ में? ठीक, इधर साइड में मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं तो तैयारी कर रहा हूं अपनी यूपीएससी की, तुम भी साइड में पढ़ रहे हो, तो तुम मेरे समकालीन होंगे। आया समझ में? हेलो मैडम, मैडम इधर, ये हमारी गवर्नमेंट के नीचे इधर प्रशासन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? ऊपर कौन है? ये कौन है इधर? प्रशासन। तो जिसे हम आईएएस पीसीएस अधिकारी बोलते हैं, ये तो प्रशासन है इनका। ऐसे समझ लो, इनकी भी और इनकी भी, यानी सरकार की भी और जो प्रशासन है। आज के समय की सुशासन मांग है नहीं है? आज के समय में इनके अंदर डिमांड होनी चाहिए ना? इनकी डिमांड तो है कि नहीं है? जब तो आजकल सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर सुशासन की बात करी जा रही। वर्तमान समय में आज सुशासन की डिमांड बढ़ गई। सुशासन को एक वस्तु मान लो, आए समझ में? सुशासन को क्या मान लो? एक वस्तु मान लो, और इसकी डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो सुशासन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्या कह रहे? लिख लिया ना यहां तक? कोई दिक्कत? चलो लिखो, लिखो सुशासन, इसमें लिखो सुशासन वर्तमान समय की सरकार, सुशासन वर्तमान समय की सरकार, सुशासन वर्तमान समय की सरकार एवं प्रशासन की समकालीन चुनौतियां। प्रशासन के सामने बहुत सारी चुनौतियां, एवं प्रशासन की समकालीन चुनौतियां, प्रशासन की समकालीन चुनौतियों की मांग है। प्रशासन की समकालीन
चुनौतियों की मांग है। कितनी अच्छी लाइन है। कभी कभी हम इसे अभिशासन भी कह सकते हैं। अभिशासन का मतलब वो अच्छा शासन, या ऐसे भी कह सकते हैं अच्छा अभिशासन, अच्छा गुड गवर्नेंस को हिंदी में ऐसा समझ। सुशासन की जगह अच्छा अभिशासन भी कह सकते हैं। ठीक, तो अच्छा अभिशासन जब ही होगा जब लोक हित में कार्य होगा, जनता के हित में कार्य होगा। व्यक्तिगत स्थान के लोग, व्यक्ति जो सरकार है ना, वो व्यक्तिगत स्थान के हित पर सार्वजनिक हित को वरीयता देगी, तभी वहां का जो शासन होगा ना वो हमारा गुड गवर्नेंस या अच्छा अभिशासन कहलाएगा। ओके, देखो शासन को अच्छा अभिशासन तभी कहा जा सकता है, शासन को अच्छा अभिशासन, इसमें लिखना होगा, सिर्फ लिखोगे इसको। शासन को अच्छा अभिशासन तभी कहा जा सकता है जब कार्य में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता दी जाएगी। जब कार्य संचालन में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता दी जाएगी। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता दी जाएगी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो बताओ, क्या सुशासन की कोई परिभाषा आज तक मौजूद है? अभी बताओ, उनके यहाँ अगर तुम वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ तो उनके लिए तो उनकी संस्कृति श्रेष्ठ होगी, वे अपना शासन अच्छा बताएंगे और हमारा शासन खराब बताएंगे। इसका मतलब इसकी कोई यूनिवर्सल परिभाषा तो पक्का हो नहीं सकती। आए समझ लो, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार सुशासन या अच्छा अभिशासन की परिभाषाएं लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। ओके, आए समझ लो। तुम्हारे लिए मैं बैड हूं, हो सकता किसी के लिए मैं किसी जमाने में हीरो रहा हूं। क्या कहते हो? देश काल परिस्थिति के अनुसार सब चेंज हो जाता। देखो, एक अच्छा अभिशासन क्या है? नई लाइन से लिखना, नई लाइन से बिल्कुल एकदम झक्कास वाली लाइन से। एक अच्छा अभिशासन क्या है? एक अच्छा अभिशासन क्या है? इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है जो सबको मान्य हो। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। क्योंकि प्रत्येक देश लिख लिया, प्रत्येक देश अपने अपने सामाजिक लिख लिया, कौन सा जिक, कोमा आर्थिक कोमा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर इसका विश्लेषण करता है।
प्रत्येक देश अपने अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर इसका विश्लेषण करता है। चाहे यूरोप वालों से जाकर पूछो कि भारत की संस्कृति श्रेष्ठ कि यूरोप की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ, बोलेंगे यूरोप की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ। भारतीय लोगों से पूछो इंडिया का कल्चर सर्वश्रेष्ठ कि यूरोप का कल्चर सर्वश्रेष्ठ, तो ये कहेंगे यूरोप का कल्चर सर्वश्रेष्ठ। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्हें यूरोप से बहुत प्रेम हो, जिन्हें अंग्रेजी लोग बहुत बढ़िया लगते हो। आया समझ में? अंग्रेजी लोग, तुम थोड़ा कान भी साफ करा लो, अंकित तुम्हारे खराब है। बताओ इतनी बात समझ में आती है नहीं? समय और परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कहते हैं वक्त सबका बदलता। आया समझ में? महिलाओं की स्थिति एक दिन पक्का बदलेगी। जो महिलाएं ना आज शोषण की प्रवृत्ति का शिकार है, एक दिन कहना, एक दार्शनिक का कहना, एक दिन महिला इतनी अव्वल दर्जे की होगी, महिला सिर्फ बैठ बैठ कर देख रही होगी, पुरुष ना नीचे झाड़ू लगा रहे होंगे, पोचा मार रहे होंगे, नीचे सिर्फ ऑर्डर करेंगे उंगली से। एक ऐसा वर्चस्व, एक ऐसा शासन आने वाला महिलाओं का। महिलाओं के पास में इतनी आजादी होने वाली, तो भारतीय कल्चर कहते हैं आज। लेकिन ऐसा जो आगा ना कम से कम 1-1.5 साल बाद आने वाला है। नहीं आंकड़ा है क्या? ठीक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? एक ऐसा समय आने वाला, एक दार्शनिक का कहने वाला, तब तक महिलाएं इतनी परिपक्व हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी कानून बनाए जाए गए ना, सारे महिलाओं को ध्यान में रख के बनाए हुए। तो ये सारे कानून ना महिलाओं को एक दिन लाकर इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा कर देंगे, पुरुषों का शोषण होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे समझ में, दोबारा फिर पुरुषों के लिए कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसा एक दार्शनिक का कहना। ये बताओ, चलो शासन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये बताओ कि हमारे यहां पहले काम करते थे पब्लिक सेक्टर, जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ये लोक उपक्रम जिसे बोलते थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मतलब सरकारी कंपनियां, बेचेल, आए समझ में, HPCL, ONGC, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, BPCL, ये सरकारी कंपनियां, BSNL, ये काम करती थी, देश के लिए काम करती थी, और वही हमारे लिए अच्छी थी। पहले जब 1991 था, 1991 के बाद प्राइवेट कंपनी आई, इन्होंने हमें सुविधा देनी स्टार्ट कर दी। सस्ते में फोन बनाएगा, 7,000 रुपए का फोन बना के बेच रही, बताओ क्या दिक्कत हो रही फिर हमें? आज समझ में। अब आज हमारे लिए वैसा ही है, तो पहले हमारे लिए वैसे ही थी, आज हमारे लिए सही है। पहले हमारे लिए वो सही था, आज हमारे लिए सही है। और लड़की को तो वाक्य बिल्कुल फिट बैठ है, पहले उसके लिए वो सही था, आज इसके लिए वो सही है। आज समझ में? ये सुन, लड़कों को नहीं फिट बैठता है वाक्य। लड़के ट्रेडिशनल हो, परंपरागत हो, लड़के जो हो ना वे शून्यवादी सोच के हो, और लड़के विज्ञानवादी हो। लड़कियों की जो प्रकृति हो उपभोक्तावादी हो। उपभोक्तावादी समझते हो? यूज एंड थ्रो। अच्छा ये बताओ, पहले हमारे यहाँ केंद्रीकरण था, सत्ता का केंद्रीकरण था हमारे यहाँ, सारी चीज सरकार के हाथों में थी। अब धीरे धीरे विकेंद्रीकरण होता चला जा रहा। आज हमें विकेंद्रीकरण नहीं पसंद है, पहले हमें केंद्रीकरण पसंद था, आज हमें विकेंद्रीकरण पसंद है। पहले वो हमारे लिए गुड़ था, आज हमारे लिए गुड़ विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं, देखो पंचायती राज संस्था लागू हो चुकी, जो प्रशासन था उसे तोड़ तोड़ को पेश कर दिया गया। आम आदमी सरकार तो जुड़ता चला गया, आज हमारे लिए बेस्ट है, पहले हमारे लिए वो बेस्ट था। आया समझ में? तो गुड और बैड जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। जो अभिशासन हो ना, अभिशासन, उसकी प्रकृति कभी भी अस्थायित्व नहीं होती, स्थित नहीं होती, फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। हो सकता कल और दूसरा कल्चर आ जा तो फिर से अभिशासन ही बदल जाएगा। क्योंकि जो शासन हो ना, मैंने कहा ये जो सिलेबस है ना GS2 का डायनेमिक, फिर इस हिसाब से सिलेबस चेंज हो जाएगा। समझ नहीं भाई? अभी तो हम अभिशासन सुशासन की बात कर रहे हैं। हो सकते हैं, हो सकता कल कुछ और समाज के अंदर नई अवधारणाएं व्याप्त हो और समाज को कुछ आवश्यकता महसूस हो और नए प्रकार के हमें सिलेबस में ऐड करना पड़े कुछ सिखाने के लिए लोगों को। आया समझ? मेरे हिसाब से ना धीरे धीरे हम गवर्नेंस भी अच्छा कर लेंगे, मेरा मानना गुड गवर्नेंस भी बना लेंगे। मेरा ऐसा खुद का मानना, आने वाले टाइम पर ना गुड गवर्नेंस एथिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं सुशासन नैतिकता। खुद जोड़ दिया मैंने। जब तक यूं नहीं होगा ना तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। जाओ, इसकी जरूरत पड़ेगी जाकर।
क्या कर, और एक लाइन में लिख देना तुम, आने वाले भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, साथ साथ जोड़ो सब, पता लग जाए। देखो मेडिकल में जाओगे, मेडिकल एथिक्स की पता होना चाहिए। डॉक्टर तो किसी से बात करो तो बात करने की तमीज नहीं है, आम आदमी डरता पाया जाएगा, ऐसा समझो, क्या पता पाया जाएगा, ऐसा सोचेगा पद स्थिति बहुत बड़ी होगी, MBBS होगा तो पता नहीं क्या होगा, बाद में जाकर पता चलेगा जनता का नौकरता सेवक था। क्यों, क्या कहते हो? प्रशासन के अंदर अभी तो एथिक्स पढ़ा जा रहा, किसी IAS अधिकारी से बात करो तभी से बात करता पाया जाएगा। एथिक्स का चौथा पेपर पढ़ गया है ना पहले। मेडिकल वालों की ड्यूटी लगा रहे तुम, कहने को तो वो डॉक्टर कभी भी भड़क जाता होगा, एथिक्स नहीं पढ़ाया गया ना, ऐसा समझो। एथिक्स पढ़ने के बाद एक 4-6 महीने जब पढ़ते हो तो जो इमोशंस है वे भी काबू में रहते हैं, किसके सामने कितना हंसना, कितना रोना, कितना बोलना, क्या चीज सही रहेगी, कब रोना होगा, कब हंसना होगा, ये सब कंट्रोल में रहेगा। कितना गुस्सा करना होगा, और गुस्सा सीमा से ज्यादा पार गया तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, ये तो एथिकल था। और मेरा खुद का मानना पर्सनल, आज के समय में ये इसकी डिमांड है, इसकी सुशासन नैतिकता आज की डिमांड होनी चाहिए, डाल दो उसके अंदर। आया समझ में? आजकल कॉर्पोरेट की बात करते हो, जब कॉर्पोरेट की बात करते हो, कॉर्पोरेट कहते हैं निगमित कंपनियां जिसे बोलती हैं, इनके अंदर कॉर्पोरेट एथिक्स आना चाहिए। कंपनी में जाओगे, किसी HR से बात करोगे कि मुझे किसी फलाने अपनी जानकार से व्यक्ति से मिलना, तो तमीज से बात नहीं करता पाया जाता बिल्कुल भी, आया समझ में? सोचेगा मेरा एक पद और स्थिति का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। भ्रष्टाचार जो जन्म लेगा कभी किसी व्यक्ति के अंदर नहीं लेता, ऑथोरिटी के अंदर जन्म लेगा, वो पद का दुरुपयोग करेगा, अपने नहीं दुरुपयोग करने का, पद का, जिस पद वो उपस्थित है, जब उसका दुरुपयोग करेगा तभी तुरंत भ्रष्टाचार जैसी अवधारणा जन्म लेगी, आया समझ में? तो आज के समय में नैतिकता की डिमांड है। बच्चे के अंदर देख लो, 12th क्लास पास करते हो, किसी के अंदर बात करे तक की तमीज नहीं होती, कहाँ पढ़ा जाएगा एथिक्स? नैतिक शिक्षा की क्लास कक्षा में छीन ली थी बुक्स, उसके बाद कोई कथा कहानियां नहीं पढ़ाई गई उसे, आया समझ में? उसे ना उपभोक्तावादी प्रकृति का बना दिया गया, उसे सिखाया गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे, इतने की अभिक्रिया करोगे, इतने का ये हो जाएगा। मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा लाभ हानि के सवाल सिखाओ, इतने का लाभ करोगे इतनी की हानि हो जाएगी, आगे जाकर वही करता पाया जाएगा, इतने का लाभ कर देंगे, इतने का चोरी कर लेंगे तो इतना का मुझे फायदा हो जाएगा। क्या कहते हो? तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, इस शिक्षा व्यवस्था में कहाँ की कमी? तो एथिक्स, एजुकेशन एथिक्स शास्त्र में पढ़ाओ बच्चे को, 12th क्लास तक पढ़ा के भेज दो, कितना जबरदस्त वाला बच्चा वो होगा, आया समझ में? हमारे यहाँ जो गांव के अंदर संयुक्त परिवार पाए जा ना, उसके अंदर फैमिली एथिक्स सिखाया जा, फैमिली एथिक्स कभी पढ़ाकर नहीं सीखा जाता। कैसे सीखा जाता? उदाहरण देता हूँ, तुम्हारे घर वाले जब छोटे छोटे थे कहते थे बेटे सब कुछ रास्ते में नमस्ते करके जानी चाहिए, ये तो फैमिली एथिक्स हो, जी लगाकर बात करनी चाहिए, ये तो एथिक्स हो, है तो किसी के साथ दूर से बात नहीं करनी चाहिए, तू कहकर नहीं बात करनी, तुम कहकर नहीं बात करनी, ये तो फैमिली एथिक्स हो। कहाँ पढ़ाया जा रहा? अब तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, हाथ में फोन, मम्मी भी नहीं, अब जैसे खिलाती पिलाती डुलाती, आया समझ? हमारा जमाना अलग था और वो जमाना अलग था, आया समझ में? हम तो पैरों ऐसे झुला जाता था ऐसे करके, ठीक। और अभी हम चुप नहीं हुए, हमारी बुआ जी चली आई, बुआ जी के हाथ में से नहीं उतरे, ताई जी के हाथ में चले गए, पूरा जीवन बचपन लालन पालन पोषण हमारा इस तरह हुआ, संयुक्त एकाकी परिवार में हमारा जन्म हुआ, आया समझ में? तो हमारे अंदर क्रोध की प्रवृत्ति फिर भी दूसरों की अपेक्षा कम पाई जाएगी। जो शहरों के अंदर होंगे वे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये तो तुम भारतीय समाज के अंदर टॉपिक में पढ़ना, इसे तो तुम्हें पढ़ाया जा रहा हो, ये तो भारतीय समाज है, ये तो भारतीय समाज की विशेषता। चलो बताओ क्या लिखे हो, तो पता लग चुके। तो आजकल सुशासन की जरूरत नहीं है, सुशासन के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुशासन के साथ साथ नैतिकता। डाल दो, नहीं है तो डाल दो सुशासन के अंदर नैतिकता, तो गुड गवर्नेंस एथिक्स की बात करो, ठीक, सिलेबस में जोड़ना चाहिए था। चलो क्या लिखे हो, क्या लिखे हो? नीचे लिखो, यहां तक कि एक ही देश में समय की परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ एक ही देश में, हमारे यहाँ पहले 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर काम करता था, एक ही देश है हमारा। आज देख लो प्राइवेट सेक्टर काम करने को होड़ में बचा हुआ, सब चीज का तो प्राइवेटाइजेशन
निजीकरण हो चुका, प्राइवेटाइजेशन। यहां तक कि एक ही देश में समय की क्या लिखा, परिवर्तनशीलता के साथ, समय की परिवर्तनशीलता के साथ अच्छे अभिशासन को अच्छे अभिशासन की लिखो, अच्छे अभिशासन की मान्यताओं में बदलाव आना स्वाभाविक है। अच्छे अभिशासन की मान्यताओं में बदलाव आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक, अच्छे अभिशासन की मान्यताओं में बदलाव आना स्वाभाविक है। लिख लियो। जैसे भारत में लोक उपक्रम से निजीकरण की दिशा में, जैसे भारत में लोक उपक्रम से निजीकरण की दिशा में, लोक उपक्रम से निजीकरण की दिशा में बदलाव आया नहीं आया? पहले लोक उपक्रम पर ध्यान देते थे, इसे हम अच्छा बताते थे। दूसरा लिखो, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की दिशा में। दूसरा उदाहरण लिखो, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की दिशा में। पहले केंद्रीकरण सही था, आज विकेंद्रीकरण सही। बताओ, 12 अक्टूबर 2005 से हमारे यहाँ गोपनीयता नहीं थी, अब पारदर्शिता में अच्छी लगती है। तीसरा लिखो, गोपनीयता से पारदर्शिता की दिशा में। तीसरा लिखो, गोपनीयता से पारदर्शिता की दिशा में। इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है यहां तक? अब तो जो गुड गवर्नेंस है, इसकी अवधारणा, गुड गवर्नेंस जैसी अवधारणा किसके द्वारा विकसित की? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आया समझ में? पहले चला आ रहा था, लेकिन संयुक्त रूप से जो परिभाषा दी गई, देने की कोशिश करी गई गुड गवर्नेंस की, इसे परिभाषित करा गया, वो किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के। लिखो नई लाइन से, नेक्स्ट पेज से लिखो, चाहे नई लाइन से लिख दो उसमें। सुशासन की अवधारणा को 1980 के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब समझते हो? 89-90 के आसपास। सुशासन की अवधारणा को 1980 के उत्तरार्ध में, 1980 के उत्तरार्ध में वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया। और यह कहा गया विकासशील देश सब समझा दिया मैं तुम्हें। विकासशील देश विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता, विकासशील देश विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता, प्रदत्त का मतलब दी गई, प्रदत्त आर्थिक सहायता का दुरुपयोग करते हैं। आर्थिक सहायता का दुरुपयोग करते हैं। अतः भविष्य में इन देशों को
इन देशों को ऋण सुशासन, इन देशों को ऋण सुशासन, आगे ब्राइट में लिखो शर्त के अनुसार, ये शर्त थी इनकी, के रूप में दिया जाए, के रूप में लिख दिया, के रूप में, सुशासन के रूप में दिया जाए। लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भारत जैसे विकासशील देश होंगे, अगर तुम ऋण लेने आए, वर्ल्ड बैंक को ऋण देगा ना, तो 3 चीज़ बात करेगा, जवाबदेहिता पर, पारदर्शिता पर और न्यायिक सुधार। ठीक, लिखो नीचे लिखो, अर्थात भारत जैसे विकासशील समाज को विकासशील समाज को आर्थिक सहायता देते समय कुछ आवश्यक शर्तों को रखा गया। उन्हीं शर्तों को गुड गवर्नेंस कहते हैं। जब भी सुशासन के बारे में कहने लोगे तुम 100 शब्द लिखो। अभी तुम सुशासन के बारे में 100 शब्द लिख दो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? कलम पता क्या पढ़ने वाले? कलम पढ़ने वाले सुशासन की सामान्य मान्यता क्या हो, और सुशासन की कंडीशन क्या हो। ठीक, यहां से पेपर में सवाल आएगा। अभी तो हम सुशासन की परिभाषा ही पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो सुशासन को कभी परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये ना प्रत्येक देश की संस्कृति अलग होगी, वहाँ की राजनीति अलग होगी, वहाँ के आर्थिक संसाधन अलग होंगे, तो फिर उनके हिसाब से जो सुशासन होगी वो परिभाषा उनके हिसाब की होगी, अलग होगी, और हमारे हिसाब की जो परिभाषा होगी वो अलग होगी। इसलिए से परिभाषित करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो गुड जैसी और बैड जैसी कोई चीज़ कभी हो नहीं सकती। हो सकता मैं किसी के लिए आज गुड हूँ और कल उसके लिए बैड हो जाऊँ, ऐसा समझ। तो कभी भी सुशासन जैसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। कभी भी सु जैसा जो शब्द है ना, वो किसी के सामने लग ही नहीं सकता, ऐसा समझ में। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? तो आज हम ये रखते हैं, तो रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स।